सो हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यूनिट 1 से, जिसका नाम है इंडिया इन 18th सेंचुरी। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हम कवर कर लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ अस जिनका भी यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, तो ये मेंस प्रीलिम्स दोनों में हेल्पफुल है। सो दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट, ठीक है, इंडिया इन 18th सेंचुरी। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? सिलेबस देखेंगे, ट्रेड एनालिसिस देखेंगे, सोर्सेज ऑफ स्टडी देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। उसके बाद हम फ्रेगमेंटेड पॉलिटी देखेंगे, देन लेटर मुगल्स, मुगल, राइज ऑफ रीजनल स्टेट, देन पीवाईक्यूज। तो ये पीडब्ल्यूआईएस के नोट्स हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्योंकि पीडब्ल्यू का बैच लिया है तो वहीं से मुझे नोट्स मिले हैं, सो दैट कि आई होप इस ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे, इसलिए आई थॉट कि ये वीडियो बनाई जाए। सो वी स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 1, इंडिया इन 18th सेंचुरी। ओके, चलते हैं हम। ये सिलेबस की डिटेल दी है यूपीएससी में। दिस इज ये जो है अपनी कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, देन प्रीलिम्स में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, देन या उसके बाद जस्ट वेट या उसके बाद हमने देखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। ये मेंस का सिलेबस हो गया, देन उसमें ज्योग्राफी एंड एवरीथिंग इट्स इंक्लूडेड। फिर ये एक ट्रेंड एनालिसिस है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 22 to 25 क्वेश्चन आ जाते हैं हिस्ट्री के, जिसमें 14 to 15, आई थिंक 8 to 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चले हम, तो ये पीवाईक्यू ये हमको अभी सॉल्व नहीं होंगे जब तक हम पढ़ नहीं लेते, सो हम इसको स्किप करते हैं अभी के लिए। या स्टार्ट फ्रॉम हियर, मुगल एम्पायर। अब हमें एक चीज़ करनी है कि जो भी इम्पोर्टेंट नेम्स है, जो भी बैटल है इम्पोर्टेंट, कोई ट्रीटी साइन हुई है, ठीक है, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब एंड ऑल, तो इन्होंने कब तक इनका यू नो टेन्योर चला है, वो सारी चीज़ें हमको नोट करनी है विथ ईयर एंड ऑल, इन शॉर्ट, ठीक है, इन रफली, सो दैट कि हम लोग रिवाइज करें तो इस नोट्स के साथ साथ हम लोग वो भी पढ़ सकें। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मुगल एम्पायर 1526 to 1707। मैंने कैसे नोट्स बनाए, आई शेयर विथ यू इस वीडियो के लास्ट में। या सो मुगल एम्पायर 1526 से 1707 तक मुगल एम्पायर चला, ठीक है। तो तब तक बात करेंगे। सबसे पहला जो था हमारा रूलर, वो था बाबर, 1526 to 1530, 4 साल इसने किया। अब इसका ओरिजिनल नेम देख लेते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद, एंड हिज फादर वाज उमर शेख मिर्जा। ओके, देन patron of Timur Lake, believed that Genghis Khan was the ancestor of his lineage. This is not important. Okay, then 1494 में इनके फादर की सडन डेथ हो गई थी। ओके, देन 11 ईयर ओल्ड बाबर ने क्या करा कि थ्रोन को संभाला। देन he set out to expand his holdings. Babur won the battle of Panipat. So this is very important. तो जहाँ जहाँ मैंने highlight किया हुआ है, I have read it out and everything, and I have highlighted it for you all. So जहाँ जहाँ highlighted हुआ है वहाँ वहाँ वो important है, तो you have to just note it down in your notes, or you can take a screenshot of that notes also. It will really helpful for you at the time of examination for revising only, right? So most probably मेंस के लिए हम अलग से तैयारी करेंगे, बट प्रीलिम्स के लिए जहाँ जहाँ हाईलाइट हुआ है ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ही। सो बाबर वन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, ये याद रखना है हमको कि बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत जीता 1526 में। देन आया फिर हुमायूं, 1530 से 1540, 10 साल का टेन्योर। फिर 1555 से 1556 में फिर 1 साल किया, तो ही वॉज द सक्सेसर ऑफ बाबर। ओके, उसके बाद ही ब्रॉट 2 पर्शियन आर्टिस्ट, तो उसने 2 पर्शियन आर्टिस्ट को लाया था, वो अबद अल समद एंड मीर सैयद अली, along with him after exile and established the Mughal school of painting, ठीक है। ओके, उसके बाद अकबर की बात करें, 1556 से 1605, ठीक है, 1556 to 1605। ही सक्सीडेड द थ्रोन आफ्टर हिज फादर हुमायूंस डेथ। सो जब हुमायूं की डेथ हो गई, देन उसका जो सन है अकबर, ही विल बी लाइक सक्सीड द थ्रोन। ओके, ही सक्सीड द थ्रोन। तो देन 1556 में इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट कब हुआ 1526, देन सेकेंड इज 1556 में ही डिफीटेड हेमू। सो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर ने क्या करा कि हेमू को डिफीट किया। उसके बाद अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, तो यहाँ से मनसबदारी सिस्टम इवॉल्व हुआ या शुरू हुआ, वी कैन से। सो अकबर ने इवॉल्व किया मनसबदारी सिस्टम इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर कुड एक्सपेंड हिज एम्पायर बिकॉज दीज स्ट्रॉन्ग मनसबदार हैंस इट वाज आल्सो कॉल्ड अ वॉर स्टेट। देयर वाज आल्सो अनदर सिस्टम फॉर द असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिटरी to the nobles for their survive to the state. It was known as जागीरदारी सिस्टम। ओके, जागीरदारी सिस्टम क्या है, मनसबदारी सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें हमको इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, किसने इंट्रोड्यूस किया,
ठीक है, किस किस रूलर के टाइम पे ये इवॉल्व हुआ या चला या वट एवर। ठीक है, आगे चलते हैं। ही बिल्ट, अकबर ने क्या क्या बनवाया? बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, पंचमहल, दीवान खास आर नोटेबल बिल्डिंग्स विद इन फतेहपुर सिकरी। ओके, द रेड फोर्ट ऑफ आगरा जो कि अकबर ने बनवाया। आगे चलते हैं, मनसबदारी सिस्टम एंड आर्मी के बारे में देख लेते हैं। इट वॉज रिक्वायर्ड फॉर ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। It was not hereditary and was directly appointed, promoted or removed by the emperor. Every officer was assigned a rank जिसको हम मनसब कहते हैं. Minimum mansab was rank 10 or maximum 5,000. Akbar granted mansab of 7,000 to Mirza Aziz Koka and Raja Man Singh. रैंक वर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स में रैंक डिवाइड होती थी। एक तो जाट होते थे और एक सवार होते थे। ठीक है, सवार मीन्स वो जो घुड़सवारी करते थे ना, हॉर्स की राइडिंग, वो वाली चीज़ होगी। और जाट तो हम सब जानते हैं, जाट जिनको बोलते हैं। जाट मीन्स पर्सनल, फिक्स द पर्सनल स्टेटस ऑफ पर्सन, सैलरी ड्यू टू हिम। और सवार, नंबर ऑफ क्लेवरी मैन रिक्वायर्ड टू मेंटेन। सी, सवार रैंक, ये इंपॉर्टेंट है, सवार रैंक वॉज लेस देन जाट्स रैंक। तो सवार की जो रैंक होती थी वो लेस होती थी जाट की रैंक के कंपैरिजन में। सवार विथ ओनली वन हॉर्स वॉज कॉल्ड हाफ अ सवार। ठीक है, उसके बाद देन मनसब वॉज अ मिलिट्री यूनिट विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस बाय अकबर। ठीक है, दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ हाईलाइट किया है वो पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी पीडीएफ है, तो ये यूनिट भी बहुत बड़ी है। सो हम इसको करने जाएंगे इतना लंबा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो दैट कि आई कैन स्किप द थिंग्स विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576। बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था 1576 में। मेवाड़ पुट अप फर्स्ट डिफेंस अंडर राणा उदय एंड हिज सन राणा प्रताप। ठीक है, तो सक्सीड राणा उदय सिंह 1572। ठीक है, उसके बाद अकबर थ्रू मानसिंह भगवान दास एंड टोडरमल के थ्रू अकबर ने क्या करा था, इनको प्रेज्यूडेटेड करा था। देन सेंट अमर सिंह टू पे ह्यूमेज टू अकबर विद भगवान दास बट नो एग्रीमेंट। अकबर सेंट राजा मानसिंह जो कि जीत गए थे बैटल एट हल्दी घाटी में। ठीक है, तो ये किनके बीच था? राणा प्रताप, हकीम खान सूर और भील्स। ओके, नेक्स्ट जहांगीर की बात करते हैं। जहांगीर का टेन्योर था 1605 से 1628। ठीक है, जहांगीर का द सक्सेसर ऑफ अकबर इज नोटेड फॉर फोस्टरिंग कल्चर एडवांसमेंट पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। तो जहांगीर को जाना जाता है कि इसने जो है कल्चर एडवांसमेंट, जो पेंटिंग की फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा एडवांस में चीज़ें करी या डेवलप करी। हिज रीन वाज सो रिमार्केबल प्रोग्रेस इन portraiture characteristics by intricate details and refined techniques reflecting the Mughal aesthetic at its zenith. Okay, not that important. जो मैंने मार्क किया है, just that you should read. Okay, शाहजहाँ बात करते हैं 1628 to 1658, like 30 years, right? So ये जहांगीर के सक्सेसर थे। उसके बाद ही वॉज अ ग्रेट पेट्रोनाइजर ऑफ आर्किटेक्चर। ही बोल्ड ताजमहल, ये याद रखना है, मोती मस्जिद, शीश महल, मुजम्मन बुर्ज एट आगरा, रेड फोर्ट with its रंग महल, दीवान आम, दीवान खास at Delhi, जामा मस्जिद in Delhi, रेड स्टोन. These lead to the huge expense in the Mughal treasury. Now next, औरंगजेब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो औरंगजेब 1658 to 1707. Shahjahan's zeal for construction had depleted the treasury. Aurangzeb's long wars in the south had further drained the exchequer. Okay, Aurangzeb expanded his empire to large extent of Indian subcontinent. His reigning period was also called a territorial climax. तो ऐसा आ सकता है प्रीलिम्स में, PYQ में कि टेरिटोरियल क्लाइमैक्स किसके टाइम पे था। ठीक है, तो औरंगजेब के टाइम याद रखना है, उसने स्टार्ट किया था। औरंगजेब हैज़ टू फेस मल्टीपल अदर इश्यूज, रीजनल ग्रुप्स, रेबल्स लाइक जाट्स, मराठा, सिख्स, इनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी, मल्टीपल वॉर्स हुए, जागीरदारी क्राइसिस हुआ। ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी की चीज़ें हुई। उसके बाद रिवाइव्ड जजिया फर्दर एक्सटर्टेड द सिचुएशन। इन 1707 औरंगजेब डाइड। व्हाट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये एग्जाम में आएगा, मेंस में भी, मेंस के लिए ही ये प्रिपेयर करना है आंसर। व्हाट लीड टू द डिक्लाइन ऑफ द माइटी मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का क्या कारण था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल आर राइटिंग इट डाउन इन आवर ओन। ठीक है, हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसको, but it is very important to understand the topic first of all, right? So the scholar opinion regarding the cause of decline of the Mughal can broadly be classified into two types. पहला तो हो गया Mughal centric view, second हो गया region centric view. ठीक है, मेजर डायरेक्ट रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल में ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। वॉर्स ऑफ सक्सेशन, ठीक है, कि वॉर ऑफ सक्सेशन होते थे, ब्रदर्स फॉर देयर थ्रोन,
कि भाइयों में लड़ाइयाँ होती थी, कौन संभालेगा आगे, कौन रूल करेगा उसके लिए। फिर वीक थी मुगल एम्पायर की जो आर्मी, नोबल्स वहाँ के, ठीक है, चीट करते थे एक दूसरे पे थ्रोन के लिए, राइट। फिर औरंगजेब्स पॉलिसीज जो भी थी वो, एंड देन लूज द सपोर्ट ऑफ राजपूत, तो उनको सपोर्ट नहीं मिला राजपूत से, उन्होंने लड़ाई वगैरह कर ली, वो भी एक बैकलॉग था। देन वॉर विद द सिख्स, मराठा, जार्स, राजपूत, इन सब के साथ। देन वीक सक्सेसर, लेटर मुगल्स वर वीक, become victim of the intrigues and conspiracies of the faction ridden nobles, right? Absence of a strong ruler, shifting allegiance of zamindars, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ द वीकनेस ऑफ एम्पायर। फिर जागीरदारी क्राइसिस होने लगे ड्यूरिंग द मुगल, वेयर ग्रांटेड लार्ज जागीरदार्स, सॉरी जागीर्स। By the end of Aurangzeb's rule, the number of जागीरदार and mansabdars increased significantly, but the land was limited. Obviously बात है, लैंड तो लिमिटेड है, पर औरंगजेब के रूल को एंड होने के बाद जो है जागीरदार और मनसबदार के जो है नंबर्स बढ़े, ठीक है, ज़्यादा संख्या में वो आए, तो मुगल है टू कर्व आउट देयर ओन लैंड टू अपेयर टू अपीज द जागीरदार्स, ठीक है। देन इसकी वजह से क्या होता था, लैंड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर डिक्रीज होने लगे, जो एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में लैंड थे वो भी डिक्रीज होने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली जागीरदार मनसबदार बढ़े तो फिर लैंड उनको देना पड़ेगा, विच इन टर्न डिक्रीज द रेवेन्यू, तो रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ उससे। फिर कॉन्फ्लिक्ट होते थे नोबल्स के बीच में। देन राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, ये चीज़ें होती थी। देन दे फेल्ड इन द एफर्ट बट द ड्रो द मुगल्स एंड कॉन्टिन्यूस वॉरफेयर कॉजिंग द वीकनिंग ऑफ द एम्पायर, पॉलिसी ऑफ रिकनसाइलेशन अगेंस्ट राजपूत, देन becoming a formidable powers and rising as a staunch enemy of the Mughal Empire. They made the Mughal to grant them the right to collect Chauth and Sardeshmukhi throughout India. फिर उसके बाद में बाय 1740s दे सक्सीड इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस ओवर द प्रोविंसेस ऑफ गुजरात, मालवा एंड बुंदेलखंड. The combined actions of Rajput, Maratha and result in the weakening of the empire and lose of Mughal authority. Failure of the Mughal economy. तो मुगल इकोनॉमी के फेल्यूर का भी एक ये एक बैकलॉग था. देन साइज ऑफ एम्पायर एंड राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट. तो क्या हो गया कि एम्पायर का साइज घटने लगा और अलग अलग इन रूलर्स ने अपने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का सोचा एंड देन क्रिएट किया उसको, है ना, वर्चुअली इंडिपेंडेंट हो गए हो. ये वर्ड और ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे. मुगल एम्पायर हैड बिकम टू लार्ज to be efficiently controlled by any ruler from one center like Delhi. The great Mughals were efficient and increased exercise control over ministers and the army, but the later Mughals were poor administration. Obviously बात है. As a result, the distinct provinces become independent. Rise of independent states like Bengal, Awadh, Hyderabad, ये सब independently गवर्न करने लगे. फिर एक्सटर्नल इन्विजन आया, नादिर शाह ने अटैक किया, ठीक है. फिर अहमद शाह अब्दाली आया, तो उनकी वजह से ह्यूज लॉस हुआ. हम आगे पढ़ेंगे कि नादिर शाह ने एक जो है डायमंड यहाँ से कोहिनूर ले लिया, ठीक है. उसके बाद पीकॉक का थ्रोन ले लिया, शाहजहाँ वाला, एंड देन 70 करोड़ से ज़्यादा रुपीज़ वो यहाँ से कैश में लेके गया नादिर शाह. तो वो भी एक चीज़ें थी कि डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल एंड ऑल. लेक ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस, ठीक है. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, और भी चीज़ें हैं लाइक उनका एडमिनिस्ट्रेशन पावर, ठीक है, उनकी जो है टेक्निकल चीज़ें, फिर उनका भाईचारा वी कैन से. सो दिस इज़ ऑल द थिंग्स, ये सब मिलके है ना, ये सब चीज़ें बनी डिक्लाइन ऑफ मुगल, राइट. फिर उसमें हमने ये बताया सी एच सारी चीज़ें दी हुई है कि बहादुर शाह है, फिर जहांगीर शाह, देन फारूक सियार, ये हम आगे पढ़ेंगे. 1707 से 1707 से 1857 के बीच में जो जो आए उनकी बात है. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी मुगल एम्पायर शोड साइनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है. उसके बाद औरंगजेब वर वीक एंड डिसोल्यूट. औरंगजेब के जो सक्सेसर थे बहुत ही वीक थे, और औरंगजेब की डेथ के बाद जो 1707 में हो गई थी वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ अगेंस्ट हिज 3 सर्वाइविंग सन. तो हाँ, यहाँ से हम मेन चीज़ पढ़ते हैं कि 3 सन थे औरंगजेब के, तो औरंगजेब की डेथ के बाद उनके बीच में लड़ाई शुरू हुई कि कौन बनेगा अगला मुगल. तो मुजाम था एक अज़म और एक काम बख्श. तो अज़म टर्न टू अहमदनगर एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एम्परर. फिर काम बख्श टू डिक्लेयर हिमसेल्फ द सॉवरेन रूलर. एक ने कह दिया मैं हूँ, फिर एक ने कह दिया मैं हूँ. देन मुजाम ने क्या करा, दोनों को हराया, एंड देन क्या करा उसने, टाइटल लिया बहादुर शाह फर्स्ट का. तो किसको ऐसा आ सकता है कि मुजाम को किस नाम से जानते हैं, या फिर बहादुर शाह फर्स्ट किस रूलर को कहा जाता है, तो मुजाम को. लेटर मुगल्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं. बहादुर शाह 1707 से 1712. तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब बहादुर शाह का या रूल शुरू हुआ, ठीक है, 1707 से 12. एल्डर मैन था 65 ईयर ओल्ड अगेन. तो बहादुर शाह फर्स्ट, ये वही है मुजाम, थर्ड फर्स्ट एल्डर सन ऑफ औरंगजेब. सो ये क्या करता था, बहादुर शाह फर्स्ट का टाइटल ले लिया, बट ही कुड नॉट पे ड्यू अटेंशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एज हो चुकी थी, तो ही डोंट वांट टू, और ही डोंट he don't want to rule, or he don't like the administration at the time.
सो उसमें क्या हुआ फिर, खाफी खान कॉल्ड हिम शाह बेखबर, मतलब इग्नोरेंट किंग। तो ये आ सकता है कि खाफी खान ने शाह बेखबर किस रूलर को कहा, तो वो था बहादुर शाह मुजाम जिसको कहते हैं, ठीक है, इग्नोरेंट किंग का। फिर ही डाइड इन 1712। ओके, तो 1712 में फिर बहादुर शाह फर्स्ट की भी डेथ हो गई। देन बहादुर शाह ने फॉलोड की कुछ पॉलिसी जैसे कॉम्प्राइज, कॉन्सिलिएशंस एंड ट्राई टू कंसिलिएट राजपूत, मतलब जो राजपूत जाट मराठा रूटने लगे थे पहले औरंगजेब के टाइम पे, उनको वापस, ये अच्छा काम किया कि वापस उनको कंसिलिएशन करने का काम किसने किया, बहादुर शाह ने। राजपूत, मराठा, बुंदेला, जाट, सिख सबको एक करने का काम किया बहादुर शाह ने। तो इसके जो रीजन में इसकी जो एम्पायर में, या ये जब रूल करता था उस टाइम पे, ड्यूरिंग हिज टेन्योर द मराठा एंड सिख बिकम मोर पावरफुल। ठीक है, तो इसने रिकनसाइल किया गुरु गोविंद सिंह को और उनको हाई मनसब दे दिया। फिर गुरु गोविंद सिंह की जब डेथ हुई तो सिख ने वापस रिवॉल्ट शुरू कर दिया। किसकी लीडरशिप में, बंदा बहादुर की लीडरशिप में, बिकॉज बंदा बहादुर कन्वीनियंस नहीं हुआ था बहादुर शाह से। ओके, फिर मुगल अथॉरिटी डिफीटेड बंदा बहादुर एट लाहौर, तो मुगल अथॉरिटी ने बंदा बहादुर को डिफीट कर दिया लाहौर में, और वो फोर्ट ले लिया जो गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। ये 1712 की बात है। फिर राजपूत आते हैं तो हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर मारवाड़ एंड अंबर, तो ही फोर्स अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ टू सबमिट टू द मुगल अथॉरिटी। तो फिर जो है अजीत सिंह जो है मारवाड़ के, उसको बंदा बहादुर ने फोर्स किया कि हमको आपकी जो है ये राज्य पूरा हमको सबमिट कर दो। एंड ही मेड अटेम्प्ट टू गैरीसन अंबर एंड रिप्लेस जय सिंह विद हिज यंगर ब्रदर विजय सिंह। ओके, फिर ये जो जय सिंह अजीत सिंह थे, इन्होंने फिर मुगल से क्या करा कि डिमांड करी हाई मनसब की एंड ऑफिसेज ऑफ सूबेदार की ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोविजन वेर नॉट एक्सेप्टेड। फिर मराठा है, मराठा में साहू है जो सन ऑफ संभाजी है, हु वाज मुगल कैप्टिविटी वाज रिलीज्ड इन 1707। ही वाज ग्रांटेड सरदेशमुखी ऑफ डेक्कन बट नॉट द चौथ, तो वो उस टाइम पे सरदेशमुखी लेता था डेक्कन में, चौथ नहीं लेता था। ये चीजें क्या होती है वो भी वी विल डिस्कस। ही ऑल्सो डिड नॉट रिकॉग्नाइज साहू एज अ राइटफुल मराठा किंग। ओके, तो फिर क्या हुआ, फाइट हुई कि राइटफुल मराठा नहीं है साहू, तो साहू और ताराबाई को सुप्रीमेसी संभालने को बोला। ताराबाई साहू की मदर थी, ठीक है। अब जब राइटफुल किंग नहीं हुआ बट हेरिडेटरी है कि साहू रहेगा उस पोजीशन पे मरा, तो फिर उसने, उसकी मदर, इन दोनों ने सुप्रीमेसी संभाली कुछ टाइम तक, ताराबाई एंड साहू ने। मराठा दस रिमाइंडेड डिससेटिस्फाइड, तो भी मराठा क्या था, डिससेटिस्फाइड थे इन दोनों से। फिर बहादुर शाह मेड पीस विद छत्रसाल, फिर उन्होंने छत्रसाल से ट्रीटी करी। बुंदेला चीफ एंड द जाट चीफ चूरामन हु जॉइन हिम इन द कैंपेन अगेंस्ट बंदा बहादुर। तो इसमें क्या हुआ, बहादुर शाह फर्स्ट ने छत्रसाल से ट्रीटी करी, बुंदेला के चीफ जो थे। फिर एक जाट चीफ था चूरामन जिसने ज्वाइन किया था कैंपेन बहादुर शाह का, बंदा बहादुर के अगेंस्ट में जब रिवॉल्ट चल रहा था सिखों का ना, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह। फिर ही अडोप्ट अ मोर टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द हिंदू, तो फिर बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या करा, हिंदू के प्रति अच्छा टॉलरेंट एटीट्यूड बनाया था कि हिंदू इनकी तरफ हो जाए, अट्रैक्ट हो इनसे कि हाँ अच्छा है किंग। फिर देयर वाज हाउएवर अ डिट्रियोशन इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये जो है जागीर एंड प्रमोशंस करता था। उसके बाद में आगे चले हम तो यहाँ पे कुछ ग्रुप बने, इंटरनल फंक्शन ऑफ नोबल्स बने, जैसे ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी ग्रुप बने। फिर इसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन आया जिसमें इसके 4 सन थे। तो वॉर ऑफ सक्सेशन वाज फॉट अमंग हिज 4 सन, कौन, जेंदर शाह, रफीजुल शाह, अजीमुद शान एंड जहां शाह। शाहजहां नहीं है ये, जहां शाह। सो जहेंद्र शाह वाज अ वीक रूलर एंड केम टू थ्रोन चीफली। सो चीटिंग करके जहेंद्र शाह एक वीक रूलर था, बट अगेन उसने क्या कर लिया, थ्रोन ले लिया विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान वजीर था, ठीक है, ईरानी पार्टी का था, पावरफुल नोबल हु वाज मेड द वजीर प्राइम मिनिस्टर। देन जहंदर शाह जो थे, जो जहंदर शाह था वो बहादुर शाह फर्स्ट का एल्डर सन था, ठीक है। उसने एक साल ही मतलब थ्रोन संभाला। ही वाज अ क्लेवर मैन एंड advocated a friendly policy towards the Rajput, Maratha, Hindu and chieftains, not only to strengthen his own position but to ensure the survival of the empire. He abandoned the policies of औरंगजेब and adopted a liberal attitude towards the Hindu. तो फिर उसने क्या करा, औरंगजेब की पॉलिसी अपना के लिबरल एटीट्यूड रखा हिंदू के लिए, और फिर उसने अबॉलिश कर दिया जजिया टैक्स को। किसकी बात हो रही है, जहेंद्र शाह की बात हो रही है, इज अ सन ऑफ बहादुर शाह। अगेन आई एम रिपीटिंग ताकि माइंड में क्लियर हो जाए बैठे ही। फिर आया जुल्फिकार खान, ट्राई टू इम्प्रूव द फाइनेंस। ये कौन था, जुल्फिकार खान वजीर था, किसका वजीर था, जहेंद्र शाह का, राइट। सो try to improve the finance by checking the reckless growth of jagirs and offices and forced to mansabdar to maintain their official quota of troops. Again, हर जगह यही होता आया है कि रूलर्स तो वीक बैठ जा रहे हैं थ्रोन संभालने और वजीर सब संभाल रहा है, ठीक है। वजीर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट, या सेक्रेटरी वी कैन से, मंत्री एक तरीके से, राइट, ऑफ दैट रूलर।
बट ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द इवल प्रैक्टिस ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग एंड इजारा सिस्टम। तो फिर जुल्फिकार खान ने भी यही किया। द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद द रेवेन्यू फार्मर्स एंड मिडल मैन हु पेड द गवर्नमेंट अ फिक्स्ड अमाउंट while they are free to collect whether they could form the peasants। ठीक है। फिर he was defeated and killed by his nephew फारूक सियार। ही कौन? अपना वो जहांदर शाह, राइट? क्या नाम था? जहांदर शाह, करेक्ट। तो जहांदर शाह को क्या करा, इसके नेफ्यू जो था इसका फारूक सियार, उसने मार दिया। ठीक है, आगरा में। किसकी हेल्प से? सैयद ब्रदर्स। अब सैयद ब्रदर्स दो भाई थे, इनकी हेल्प से उसने जहांदर शाह को मार दिया। ये जो फारूक सियार था, सन ऑफ अजीम उस शान का, मतलब अजीमत शान इसके फादर थे। जुल्फिकार खान वो सीन एग्जीक्यूटेड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यू एम्पायर। तो जुल्फिकार खान को फिर अगेन नया एम्पायर ढूंढना था, उसको ऑर्डर मिला था। तो सैयद ब्रदर्स जो थे उनको हम हिस्ट्री में क्या माना जाता है? किंग मेकर्स, क्योंकि इन्होंने फारूक सियार को फिर राजा बनाया। उस किंग को मार दिया, अगले वाले को, जहांदर शाह को, एंड फिर फारूक सियार को गद्दी पे बिठा दिया। तो सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर माना जाता है। ये हिंदुस्तानी पार्टी से आते। तो ये एक प्रीलिम्स में PYQs आया भी हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि किंग मेकर्स किसको कहा जाता है? तो इन दो भाइयों को कहा जाता है। उसमें एक वजीर है और एक मीर बख्श है। ये वजीर मीर बख्शी ये पोजीशन है, नेम है इनके, एक के अब्दुल्ला खान और एक के हुसैन अली खान। ठीक है, आगे चले, इतना आया समझ, आगे चलते हैं। फारूक सियार 1713 से 1719 तक टेन्योर था। जहांदर शाह पोजीशन वाज चैलेंज बाय फारूक सियार हु विद द हेल्प ऑफ सईद ब्रदर्स। अगेन अभी हमने पढ़ा, ठीक है, इनको हम किंग मेकर्स भी बोलते हैं। डिफीटेड एंड किल्ड जहांदर शाह, तो इन्होंने मार दिया था जहांदर शाह को हरा के। सैयद ब्रदर्स सून एक्वायर डोमिनेंट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो सैयद ब्रदर्स ने अगेन, फारूक सियार इतना कोई अच्छा रूलर था नहीं, ही इज ऑल्सो वीक रूलर। ठीक है, तो सैयद ब्रदर्स ने बनाया उसको किंग। तो इनका क्या होगा? ज़्यादा कंट्रोल होगा एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो इन्होंने क्या करा? एक्वायर कर लिया इनका डोमिनेशन और कंट्रोल करी सारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर, क्योंकि एक था वजीर, एक था मीर बख्शी। ठीक है, ही फॉलोड पॉलिसीज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस बाय अबॉलिशिंग जजिया एंड पिलग्रिमेज टेक्स्ट। ठीक है, सारा अबॉलिश कर दिया। देन फारूक सियास राइन सो द एग्जीक्यूशन ऑफ सिख लीडर बंदा बहादुर। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड ट्रेडिंग प्रिविलेज इंक्लूड एग्जम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज फॉर इट्स ट्रेड एंड थ्रू बंगाल। अगेन नेक्स्ट, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, फारूक सियार ने फरमान भेजा, वी कैन स्किप इट। इन्होंने ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया बंगाल में। ठीक है, उसके बाद आगे हम चले तो दस्ताक्स का मतलब होता है पासिस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो कंपनी वाज ग्रांटेड दस्ताक्स और पासिस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। दीस पासिस लाइकली अलाउड देम टू मूव गुड्स मोर फ्रीली विदाउट फेसिंग अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन और टैक्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके बाद हैदराबाद एग्जिस्टिंग प्रिविलेज, देन वी हैव सूरत एंड बॉम्बे। इतना डीपली इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन रीड। इसमें देखते हैं सैयद ब्रदर्स वर्सेस फारूक सियार। सैयद ब्रदर्स सेडेट विद द राजपूत एंड मराठास। अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ एंड जय सिंह ऑफ अंबर, अभी हमने पढ़ा, वेर वोन ओवर बाय गिविंग देम हाई पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। They made alliance with the Churamanjat and later placed Sahu by granting him Shivaji's Swaraj and the right to collect the Chauth and Sardeshmukhi in 6 provinces of Deccan। तो इन्होंने ये सब उसको कलेक्ट करने को बोला। देन इन रिटर्न साहू प्रोमिस्ड देम हेल्प इन द डेक्कन विद 50,000 सोल्जर्स। तो क्या करा, मतलब इनकी भी कितनी अच्छी इन्होंने चाल कह सकते हैं, इन्होंने स्टार्ट करी कि उसको बोल दिया कि तुमको इन 5 प्रोविंसेस में, 6 प्रोविंसेस में राइट है कलेक्ट करने का चौथे सरदेशमुखी। तो उसके बदले में फिर साहू ने प्रॉमिस किया कि मैं भी आपको दक्कन में हेल्प करूँगा 15,000 सोल्जर्स के साथ, राइट। सो फारूक सियार वो स्किल्ड बाय सैयद ब्रदर्स। अगेन सी द थिंग्स, मतलब बनाया किसने इसको, मतलब किंग किसने बनाया? सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार को, उसको जहांदर शाह नाम था, जहांदर शाह को किल करके। एंड अगेन ही किल्ड हिज ओन नोबल, मतलब व्हाट अ थिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो फारूक सियार को इन्होंने मारा सैयद ब्रदर्स ने, किसकी हेल्प से? मराठास में भी कौन? पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये पहली बार हुआ था इंडिया की हिस्ट्री में जिसमें मुगल्स दैट एन एम्पियर वाज किल्ड बाय हिज नोबल्स। तो उसके नोबल्स के द्वारा जो एम्पियर था वो किल्ड हुआ। फिर रफ़ीउद्दौला क्या है? तो रफ़ीउद्दौला 1719 में सैयद ब्रदर्स किल्ड फारूक सियार एंड राइज्ड क्विक सक्सेशन दाजद एंड रफ़ीउद्दौला। रफ़ीउद्दौला फिर किंग बना, उसको टाइटल मिला शाहजहाँ का, शाहजहाँ सेकंड उसको बोला गया। ही रूल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये क्या था, एक ओपियम एडिक्ट भी था। तो 1 साल राज किया उसने, 1719 में सिर्फ 1 साल राज किया। तो ये शाहजहाँ सेकंड के नाम से रफ़ीउद्दौला जाना जाएगा। एंड ये ओपियम एडिक्ट था, अफीम एडिक्ट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मोहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह 1792 टू 1748 इसका 10 ईयर चला। रोशन अख्तर नाम था जो कि सन था जहां शाह का, ऊपर हम पढ़ चुके हैं जहां शाह, राइट। सो रोशन अख्तर नेम था, उसने टाइटल ले लिया मोहम्मद शाह। तो ये लोग अपने अपने टाइटल लेते गए एंड देन इनके रियल नेम चेंज होके हमको जो पढ़ना है वो जो टाइटल इन्होंने लिया उस नेम को याद रखना है, वो एग्जाम में आएगा, रियल नेम नहीं आने वाले। ही वॉज अ प्लेजर लविंग किंग ड्यूरिंग इसके रीजन में, ये प्लेजर लविंग किंग था। ख्याली म्यूजिक इसने और उर्दू लैंग्वेज को डेवलप किया, ठीक है। वेल द सैयद ब्रदर्स, अब सैयद ब्रदर्स इसके साथ हो गए तो उन्होंने प्रमोट किया रिलीजियस टॉलरेंस को। फिर इसने अबॉलिश किया जजिया टैक्स को, पिलग्रिमेज टैक्स को इन मेनी प्लेसेस इन ऑर्डर टू मेंटेन हार्मोनी। दे एडवोकेटेड अ पॉलिसी ऑफ एसोसिएटेड हिंदू चीफ्स एंड नोबल्स विद मुस्लिम नोबल्स, करेक्ट। In their struggle against Farooq Siyar, the Sayyid brothers sided that with the Rajputs and Marathas. Ajit Singh of Marwar and Jai Singh of Amber were won over by giving them high position in the administration. Right? Next, इसमें it's not that important, we can skip it. He was the most pleasure loving ruler of loose morals and is therefore called मोहम्मद शाह रंगीला। तो क्या करा उसने, पहले तो वो अच्छा ख्याली म्यूजिक एंड एवरीथिंग उसने डेवलप किया, बट फिर क्या हुआ कि ये इधर उधर नाच गाने देखता है, एंड वी कैन से कि इंजॉयमेंट के लिए ये किंग था तो इंजॉय करता रहता, तो फिर इसका नाम, इसको एक टाइटल दे दिया रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला इसका टाइटल हो गया, राइट। ही वॉज नॉट अ गुड रूलर, फिर कहा गया। हिज फर्स्ट वजीर आफ्टर द फॉल ऑफ सैयद ब्रदर्स वॉज मोहम्मद अमीन खान। आफ्टर हिज डेथ निजामुल मुल्क वॉज अपॉइंटेड द वजीर। तो इसकी डेथ के बाद निजामुल मुल्क जो है वो वजीर अपॉइंटेड हुआ, राइट, इन 1722। इसकी डेथ के बाद पहला जो वजीर था इनका सैयद ब्रदर्स के साथ वाला मोहम्मद अमीन खान, उसकी डेथ हो गई उस वजीर की। तो फिर सेकंड वजीर कौन बना, निजामुल मुल्क। किसके कौन सा एम्परर था, मोहम्मद शाह रंगीला, राइट। But instead of supporting Nizam, the emperor suspected his own ministers. The attempt to reform the administration proved futile and disgusted with the inability and mindedness of the emperor, the Nizam again. Okay. Sadat Khan carved at the state of Awadh. Murshid Quli Khan became virtually independent in Bengal, Bihar, and Odisha. Now Odisha. Okay. Baji Rao first raided Delhi in March 1736 with a 37 with a small army of just 500 horsemen के साथ बाजी राव ने रेड किया किस पे, दिल्ली पे 1737 की मार्च में। ऑलरेडी डिक्लाइन मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर में मोहम्मद शाह रंगीला जैसे एम्पायर बैठेंगे तो वो तो ऑलरेडी डिक्लाइन हो ही रहा है, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उनका जो थ्रोन है उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है इंजॉयमेंट से, राइट, क्योंकि वो उस पोजीशन पे किंग की कि वो एंजॉय कर रहे हैं, राइट। सो already declined Mughal Empire received another fatal blow when the Prussian monarch Nadir Shah invaded India in 1739। तो अधिकतर चीजें लूट ले गए नादिर शाह जब ये 1739 में आया। तो आगे चलते हैं, नादिर शाह इनका इन्विजन होता है 1738-39 में। तो सबसे पहले तो बैटल ऑफ करनाल होता है इसके बीच में 1739 में। किसके बीच में होता है, ठीक है, नादिर शाह और 3 जने और थे, मतलब 2 जने और थे। तो इनकी ये 3 लोगों की आर्मी थी, वी कैन से। द ग्रेट पर्शियन किंग एंड मिलिट्री कमांडर, अगेन ये ऑलरेडी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के कारण हो गया एक। उसके बाद आगे अगर हम चले तो हम यहाँ से अगर देखें कि ही प्लंडर द रॉयल ट्रेजरी, किसने, नादिर शाह ने रॉयल ट्रेजरी ले ली उसके खुद के प्लेजर के लिए। क्या क्या लिया उसने, वेल्थ ली खूब सारी इंडिया से, कोहिनूर, मैंने फर्स्ट में स्टार्टिंग में आपको बता दिया था नादिर शाह का नाम आया था तब कि वो कोहिनूर ले गया था डायमंड को इंडिया से। देन उसने ज्वेल्स ट्यूटेड पीकॉक थ्रोन ले लिया था शाहजहाँ का, राइट। देन मोर देन 70 करोड़ रुपए उसने ले लिए थे ऑफिशियल ट्रेजरी से नोबल्स की, राइट। सो ये तो डिक्लाइनिंग था, ऑब्वियस सी बात है। Nadir Shah's invasion inflicted heavy damage on the Mughal Empire and its dwindling image suffered a severe blow. आगे चलते हैं, अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह दुरानी भी बोलते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली कौन था, नादिर शाह का सक्सेसर था। अगेन इन 1747 इन्वेडेड इंडिया, फिर वो आता है, नादिर शाह का सक्सेसर आता है अहमद शाह अब्दाली इंडिया में। और उसने बहुत बार लाइक मल्टीपल टाइम्स उसने क्या करा, वॉर्स किए इंडिया में, अटैक किया इंडिया पे, सॉरी 1748 से 1767 के बीच में लाइक मिनिमम 7 टाइम्स दे हैड अटैक्ड ऑन इंडिया। उसके बाद he captured Delhi in 1757, recognized Alamgir second as emperor and appointed Najib-ud-Dौला और मीर बख्शी as मीर बख्शी। ओके, नजीब-उद-दौला एज अ मीर बख्शी उसने अपॉइंट किया और आलमगीर सेकेंड एम्परर था। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। एंड देन 1758 रघुनाथ राव ऑफ द मराठा एक्सपेल नाजिब फ्रॉम दिल्ली। ये इसकी भी हम स्टोरी पढ़ेंगे रघुनाथ राव की। दिस लीड टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये याद रखना है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था एट द टाइम ऑफ अहमद शाह अब्दाली, राइट, द सक्सेसर ऑफ नादिर शाह।
जब आया इंडिया में। where Abdali decisively defeated the Maratha. His final invasion occurred in 1767. अहमद शाह बहादुर, उसका टेन्योर था 1748 से 1754. द डेथ ऑफ एम्परर मोहम्मद शाह इन 1748. So the beginning of bitter struggle among power-hungry nobles of Turani and Irani function. Ahmad Shah was son of Udam Bai. Udam Bai कौन थी? Public dancing girl थी एक. उसका son था Ahmad Shah. Again, he acceded the throne but was unable to cope with the disintegrating forces. He left the affairs of the state in the hands of Udam Bai. तो उसको कोई मतलब नहीं था Ahmad Shah को. उसने क्या करा? थ्रोन पे वो बैठ तो गया, बट वो संभाल नहीं पा रहा था, वो गद्दी उसकी संभाल नहीं पा रहा था वो, तो उसने सारे स्टेट के अफेयर्स उधम भाई के हाथ में दे दिए कि आप संभालो. शी इज़ अ मदर ऑफ अहमद शाह, राइट. देन उधम भाई को टाइटल दिया गया किबलाए आलम, क्योंकि वो पुअर इंटेलेक्चुअल लेडी थी एक, हु रूल्ड विद द हेल्प ऑफ हर पेरामोर जाविद खान. तो ठीक है, आगे चलें. फिर इमादुल मुल्क आया, आउटसाइडेड द वजीर सफदर जंग एंड बिकम द वजीर. अहमद शाह वाज ब्लाइंड एंड वाज डिपोजेड बाय द न्यू वजीर. नाउ आलमगीर सेकंड की अभी हमने जस्ट बात की. 1754 से 1759 में इसका टेन्योर था. आफ्टर द रिमूवल ऑफ अहमद शाह, इमादुल मुल्क राइज Azizuddin Jahandar Shah's son on the throne, who styled himself after Aurangzeb as Alamgir second. तो ये जो था इसका नाम तो था इमादुल मुल्क, सॉरी अजीजुद्दीन था. इमादुल मुल्क को वजीर था इनका. अजीजुद्दीन जहंदर शाह सन था, तो उसने अपने नेम को क्या स्टाइल किया आफ्टर टेकिंग दैट थ्रोन. उसने क्या करा? आलमगीर सेकंड बोला उसने खुद को, ये टाइटल लिया मतलब. ओके, तो इस टाइम पे जो था इसके पीरियड में और वर्स्ट हालत हो गई थी. देन अहमद शाह अब्दाली इन्विटेड दिल्ली इन 1757. उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन आलमगीर सेकंड एंड वजीर इमादुल मुल्क, कैसे रिलेशनशिप थे? नॉट सेटिस्फैक्ट्री. ठीक है. उसके बाद लेटर इस वजीर ने उसका मर्डर कर दिया एम्परर का. ड्यूरिंग हिज रीजन बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1757. अगेन बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, बैटल ऑफ प्लासी 1757. शाहजहां थर्ड फिर आया. अहमद शाह सॉरी आलमगीर सेकंड की डेथ कर दी उसके वजीर ने. फिर आया शाहजहां थर्ड 1759 to 61 year only. So he was known as Muhi-ul Millat. He was placed on the throne as a result of intrigues in Delhi and okay, Shah Alam और अली गुहार 1706 to 1806. शाहजहां थर्ड तो एक साल का काम था, तो कुछ हमने उसके बारे में पढ़ा नहीं, सिर्फ इतना कि हम जानते हैं इसका नेम, इतना याद रखना है ओनली, राइट. तो 1760 से 1806 लगभग 46 ईयर शाह आलम सेकेंड, और इसका नाम है एक अली गुहार, राइट. इसका राज था. तो अब्दाली नेम्ड शाह आलम सेकेंड एज एम्परर. तो अब्दाली ने इसको बनाया एंड नजीब उद्दौला को मीर बख्शी बना दिया, था ही मतलब मीर बख्शी. देन ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ फ्यूजिटिव मुगल. अगेन हमने अभी पढ़ा ऊपर कि नादिर शाह का अटैक हुआ था, फिर उसके सक्सेसर ने अटैक किया था इंडिया पे, तो इसकी वजह से इसको जो है इस पे भी अटैक किया था. किस पे? शाह आलम सेकंड पे भी नादिर शाह ने अटैक किया था. तो उस डर की वजह से ये भागता फिरा, तो 12 साल तक ये वहाँ नहीं आया जहाँ का ये राजा था. तो ही इसको क्या मानती है फिर जनता ने इसका नाम रख दिया था, ही वॉज ऑल्सो फ्यूजिटिव मुगल एम्पर, लाइक भगोड़ा राजा वी कैन से, फॉर नॉट एंटरिंग दिल्ली फॉर 12 ईयर्स. तो इन सालों में क्या हुआ? नजीब उद्दौला एंड रोहिल्ला लीडर्स. अब नजीब उद्दौला कौन? मीर बख्शी. और रोहिल्ला को इन्होंने ज्वाइन कर लिया. रोहिल्ला के जो लीडर्स थे उन्होंने हेल्ड किया ओवर दिल्ली. ओके, आगे चलें. In 1764, he allied with Mir Bakshi of Bengal and Sujauddaulah of Awadh in the Battle of Buxar. तो 1764 में इन्होंने क्या करा? मीर कासिम जो था बंगाल का एंड सुजाउद्दौला जो था अवध का, इन दोनों ने मिलकर फिर इनके बीच में क्या हुआ? इन्होंने फिर मुगल के खिलाफ बैटल ऑफ बक्सर रखा, मतलब ये हुआ बैटल. ओके, फिर ही वॉज डिफीटेड इन बैटल एंड साइन द ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में, अंडर विच ही गेव दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, ओडिशा एंड बिहार टू ब्रिटिशर्स इन रिटर्न ऑफ एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 26 लाख रुपी. ये हमको याद ही रखना है. आगे चलते हैं हम लोग. फिर हम बात करते हैं अकबर सेकेंड आया 1806 से 1837. ही वॉज टोल्ड टू गिव अवे हिज टाइटल एंड गेव द टाइटल ऑफ राजा. अगेन अकबर सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है चीज. राम मोहन रॉय को राजा टाइटल किसने दिया? तो अकबर सेकेंड ने दिया. ही आस्क्ड फॉर एन इंक्रीमेंट इन पर्शियन. इन 1835 द कॉइन्स बेयरिंग द नेम्स ऑफ मुगल एम्परर वाज स्टॉप्ड. ठीक है, इतनी ही चीजें याद रखनी है. उसके बाद बहादुर शाह सेकेंड आया 1837 to 1857. ही इज द लास्ट
राजा और एम्परर बहादुर शाह सेकंड। हिज पेन नेम वाज जफर, तो जफर सरनेम कह दो या पेन नेम कह दो, ये था उसका बहादुर शाह सेकंड का। ही वाज द फेस ऑफ द रिवॉल्ट, तो इसने 1857 का रिवॉल्ट भी देखा और ये लास्ट मुगल था, राइट। आफ्टर द डिफीट एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश ही वाज डिपोर्टेड एट रंगून, मतलब ब्रिटिश से हारने के बाद रंगून में उन लोगों ने इसको पकड़ा और ये फिर वहाँ पे इसको मार डाला। तो 1862 में इसकी डेथ हो गई थी, राइट। ही वॉज द लास्ट मुगल एम्पेयर, जो कि हमने बोला इन लीगल टर्म्स द रूल ऑफ द मुगल एम्पेयर कम टू एन एंड इन 1858। तो मुगल लीगल टर्म्स में अगर देखा जाए तो मुगल एम्पायर का जो समाप्ति है वो 1858 में हो गई थी और क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन और राज यहाँ से शुरू हुआ था। सो आई होप आपको सब समझ आया होगा। दिस इज एवरीथिंग अबाउट माई नोट्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रिलेटेड टू दैट वीडियोज, मोर वीडियोज, एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट बिलो कौन से टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो हम बहुत जल्दी फिर सेकेंड यूनिट लेके आएंगे और इसके जो नोट्स हैं मैं आपको इसका नोट्स जो है मेरे हैंड रिटन जो मैंने शॉर्ट में बनाया है वो भी मैं आपको यू you नो know, आपको शो करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। या सो दैट्स इट फॉर टुडे।